वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का हमारा नंबर है 75%। ये अंक गणित देश की आबादी के उस हिस्से का है जो आरक्षण के लाभार्थी हैं। हालांकि ये नंबर 1980 के मंडल आयोग के मुताबिक का है, जिसमें अब यकीनन तब्दीली आ चुकी होगी। फिलहाल 2024 के चुनाव में आरक्षण बड़ा मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी बीजेपी सरकार को आरक्षण विरोधी बता रहे हैं, आरक्षण खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं। तो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के हर नेता का दावा है कि उनकी पार्टी ही सही मायने में आरक्षण समर्थक है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार के चुनाव में मतदान का आधार आरक्षण भी है? जो आरक्षण के लाभार्थी हैं वो किसके मतदाता हैं? आरक्षण के लाभार्थी यानी एससी, एसटी और ओबीसी का वोटिंग पैटर्न क्या कहता है? आइए आपको इसका पूरा अंक गणित दिखाते हैं। कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति के चलते अब देश में एससी, एसटी के अधिकार भी सुरक्षित नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। सभी समाज ये जानते हैं कि माइनॉरिटी के वोट प्राप्त करने के लिए एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर एंक्रोचमेंट केवल और केवल कांग्रेस पार्टी। धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंभव है। किसी के धर्म या जाति को देखकर नहीं देते। आप जाकर उनका मैनिफेस्टो पढ़िए, आपको उसमें मुस्लिम लीग की निश्चित रूप से छाप मिलेगी। आरक्षण चुन चुन के खत्म किया गया। दो चरण के लोकसभा चुनाव पूरे होने के बाद बाकी 5 चरण की जंग चरम पर है। सबसे नया और हंगामेदार मुद्दा आरक्षण है। आरक्षण पर कैसा रण छिड़ा है, इसका चुनावी किस्सा आपको दिखाएंगे। उससे पहले जरा चुनावी रण की 6 बेहद अहम तस्वीर देखिए। कर्नाटक के बागलकोट, महाराष्ट्र के सोलापुर, सतारा और फिर पुणे में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली की, तो राहुल गांधी ने गुजरात के पाटन और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जनसभा की। पाटन ऐतिहासिक धरती पर स्वागत करिए। पाटन की रैली में राहुल गांधी ने एक बार फिर आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, तो जवाब में प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के बागलकोट से कांग्रेस पर आरक्षण के लाभार्थियों की हकमारी का आरोप लगाया। देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी। यह है मतलब कि देश में जो सत्ता है, जो धन है, उसे न्याय के साथ बिना अन्याय बांटा जाएगा। रिजर्वेशन का यह मतलब है। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। कर्नाटका में कांग्रेस ने संविधान बदलने, एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीनने का अभियान शुरू किया है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की बात नकारता है, नहीं स्वीकारता है। लेकिन कर्नाटका की सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन का हिस्सा मुस्लिमों को दे दिया है। आरक्षण पर जारी सियासी महाभारत का अगला अध्याय आपको दिखाएं, उससे पहले जरा देश में इसके लाभार्थियों का अंकगणित भी देख लीजिए। मंडल कमीशन की 1980 की रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछड़ा वर्ग की आबादी 52% है, तो अनुसूचित जाति की 15% और अनुसूचित जनजाति की आबादी 7.5% है। यानी आबादी का कुल 74.5% हिस्सा आरक्षण का लाभार्थी है। इनमें ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण हासिल है। आरक्षण के ये लाभार्थी देश के सबसे बड़े वोट बैंक भी हैं।
ऐसे में हर राजनीतिक दल ओबीसी, एससी, एसटी तीनों वर्ग के मतदाताओं को लुभाने का एक भी मौका गंवा नहीं रहे हैं। इसके लिए एक दूसरे को आरक्षण विरोधी ठहराने की सियासी चाल भी जमकर चली जाती है और यही चाल 2024 के चुनाव में भी खूब चली जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में आरक्षण के लाभार्थियों का पसंदीदा राजनीतिक दल कौन रहा है, इसका अंकगणित भी आपको दिखाएंगे। अभी आप आरक्षण पर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के चुनावी रण का एक और अध्याय देखिए। बीजेपी के नेता कहते हैं, एक नहीं अनेक ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो इस बार हम कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को खत्म कर देंगे। दूसरे नेता कहते हैं कि रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। संविधान में से रिजर्वेशन निकला, संविधान में से वोट निकला, ये सब संविधान की देन है। कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले बुरी तरह बौखला गए हैं, इसलिए लोग लगातार झूठ फैला रहे हैं। संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे तो बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। कृपया शांतता बनाए रखें। चुनावी माहौल में हर रोज आरक्षण पर खुद को सच्चा और दूसरे को झूठा ठहराने की राजनीति हो रही है। सवाल ये कि खुद को आरक्षण के सबसे मजबूत पैरोकार बताने वाले दो सबसे बड़े राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में कितने ओबीसी, एससी और एसटी को उम्मीदवार बनाया है, इसका अंकगणित भी आपको दिखाएंगे। अभी आप चुनावी फायदे के लिए आरक्षण के मुद्दे पर सियासी वीडियो गेम देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। बीजेपी ने कांग्रेस पर फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से भी शिकायत की। इस मामले में असम पुलिस ने तो एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने दी। दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। देश के गृह मंत्री के भाषण के एक अंश में छेड़छाड़ कर फर्जी वीडियो शेयर करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के किस मुख्यमंत्री को तलब किया है, आपको बस थोड़ी देर में दिखाएंगे। अभी आप इस पर खुद गृह मंत्री अमित शाह का सबसे नया बयान सुनिए। फेक वीडियो बनाकर मेरे मुंह में गलत बात दिखाकर वोट प्राप्त करने का सबसे नीचे स्तर का राजनीति राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस कर रही है। यही बता रहा है कि इनका आत्मविश्वास नहीं, फेयर एंड फ्री तरीके से चुनाव लड़ना और जीतने का। देश की जनता सब जानती है। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके खिलाफ चल रहे हैं, वो फेस भी करेंगे, मगर देश के राजनीति के स्तर को इतना नीचे गिराना ये राहुल जी ही कर सकते। चुनाव में फर्जी वीडियो इस्तेमाल करने वालों को प्रधानमंत्री मोदी ने भी बड़ी चेतावनी दी। जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और इसलिए मेरी देशवासियों की अपील है कि कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए, आप पुलिस को जानकारी दो, हमारी पार्टी को जानकारी दो, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री अमित शाह के वीडियो को एडिट कर सोशल मीडिया के जरिए इसे वायरल करने वालों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत तेलंगाना कांग्रेस के 5 नेताओं को तलब किया है। रेवंत रेड्डी को अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ पूछताछ के लिए 1 मई को दिल्ली बुलाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के आरक्षण खत्म करने से जुड़े फर्जी वीडियो को लेकर 3 शिकायतें अलग अलग दर्ज की गई हैं। इनमें एक शिकायत बीजेपी केंद्रीय इकाई की तरफ से तो दूसरी शिकायत गृह मंत्रालय की तरफ से की गई है। इन शिकायतों के आधार पर
दिल्ली पुलिस की साइबर टीम जांच और कार्रवाई में जुटी हुई है। जांच के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने समन जारी किया। तो कांग्रेस ने इसके जवाब में क्या कहा, जरा उसे भी सुनिए। और आपको क्या लगता है, आप शहर दर शहर एफआईआर करिएगा और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्योंकि झूठ की फेक न्यूज फैक्ट्री तो आप हैं। तो अब शुरुआत कर ही दी है, तो एफआईआर कर्नाटका में भी होगी, एफआईआर तेलंगाना में भी होगी, तमिलनाडु में भी होगी, झारखंड में भी होगी, हिमाचल में भी होगी, हर उस जगह होगी जहां पर आपकी निरंकुशता कायम नहीं है। केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राज्य के सभी मुसलमानों को ओबीसी की श्रेणी में डाल दिया है। यानी इस फैसले से कर्नाटक के मुसलमानों के आरक्षण का रास्ता एक बार फिर से साफ हो गया, जिसे 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया था। इसे लेकर पीएम मोदी बेहद मुखर हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के सतारा की रैली में कैसे कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण की कवायद के जरिए कांग्रेस को घेरा, ध्यान से सुनिए। जब तक जनता जनार्दन का मुझ पर आशीर्वाद है, धर्म के नाम पर आरक्षण लाने की आपकी कोशिश, संविधान को बदलने की आपकी कोशिश, मेरे जिंदा रहते आप नहीं कर पाओगे, लिख के रखना। बीजेपी और पीएम मोदी कांग्रेस पर संविधान के खिलाफ जाकर धर्म के आधार पर आरक्षण देने और ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोगों के हक में सेंधमारी के आरोप लगा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस ने भी अपना रुख साफ किया है। धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंभव है, संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है। हमने अनुच्छेद 340 यानी कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर ही आरक्षण दिया है। जाहिर है सबका मकसद एक है, आरक्षण के लाभार्थी यानी ओबीसी, एससी और एसटी वोट बैंक को साधना। ऐसे में कांग्रेस ही नहीं, उसकी सहयोगी समाजवादी पार्टी भी बीजेपी को आरक्षण विरोधी बता रही है। और ये अगर भर्ती से लेकर के और जो कर रहे हैं संविदा और आउटसोर्स पे, उसमें क्या आरक्षण होगा? ये न केवल नौकरी खत्म करना चाहते हैं बल्कि आरक्षण भी खत्म करना चाहते हैं। ये इनकी बड़ी साजिश है, लेकिन हम समाजवादी लोग इनको कामयाब नहीं होने देंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी और आरएसएस पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया है। यही मोहन भागवत कह चुके हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। इनके एक नेता संयुक्त महासचिव मोहन वैद्य कह चुके हैं कि आरक्षण से अलगाववाद बढ़ता है, आरक्षण खत्म होना चाहिए। मोहन भागवत साल 2015 में अपने उस बयान पर कई बार सफाई दे चुके हैं। अभी एक दिन पहले ही उन्होंने एक बार फिर आरक्षण पर अपना रुख साफ किया। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करके अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। 2015 में आरएसएस प्रमुख के आरक्षण वाले बयान पर खासा हंगामा हुआ था। आलम यह हुआ कि बिहार में बीजेपी की हार के लिए उनके बयान को ही जिम्मेदार माना गया था। विपक्षी गठबंधन इंडिया का आरोप है कि बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे के पीछे की मंशा ये है कि वो सरकार में आने के बाद देश में आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं और संविधान को बदलना चाहते हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल के बड़े बड़े नेता इस बात को साबित करने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के पुराने बयानों का हवाला दे रहे हैं। बीजेपी का लक्ष्य अब की बार सीटों का नया कीर्तिमान बनाने पर है। ऐसे में पार्टी के नेता हर चुनावी रैली में आरक्षण को मोदी की 100% गारंटी बता रहे हैं, ताकि आरक्षण के लाभार्थियों का वोट बीजेपी से छिटके नहीं। अभी जो मंडल कमीशन के कारण आरक्षण मिला वो 1957 में मिल जाता। काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को अगर किसी ने रोक कर रखा
तो कांग्रेस पार्टी ने रोक कर रखा था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किसी ने रोका तो कांग्रेस पार्टी ने। गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान बिहार के मधुबनी में दिया, जहां पिछले साल ही जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी की गई थी। बिहार की जाति जनगणना के अनुसार इस राज्य में पिछड़ा वर्ग 27% है, तो अति पिछड़ा वर्ग 36%, जबकि अनुसूचित जाति 20% है और अनुसूचित जनजाति 2%। यानी बिहार में आरक्षण के लाभार्थियों का कुल अंकगणित 85% है। बिहार इकलौता राज्य है जहां जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी की गई है। फिलहाल आरक्षण पर सियासी शोर के बीच जानना यह भी जरूरी है कि पिछले लोकसभा चुनावों में इसके लाभार्थियों की पसंद का अंकगणित क्या था। तो 2014 के लोकसभा चुनाव में 34% ओबीसी ने बीजेपी को वोट दिया, तो सिर्फ 15% ने कांग्रेस को। 2019 में बीजेपी को ओबीसी के रिकॉर्ड 44% वोट मिले, तो कांग्रेस को इस बार भी 15% ही ओबीसी वोट मिले। 2014 के चुनाव में अनुसूचित जाति वर्ग के 24% लोगों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, तो 19% ने कांग्रेस के पक्ष में। 2019 में बीजेपी को अनुसूचित जाति वर्ग के 34% वोट मिले, तो कांग्रेस को 20%। 2014 में बीजेपी को आदिवासियों के 38% वोट मिले, कांग्रेस को 28%। 2019 में बीजेपी को आदिवासियों के 44% वोट मिले, कांग्रेस को 31%। पिछले 2 चुनाव के पैटर्न बताते हैं कि आरक्षण के तीनों लाभार्थी वर्गों के बड़े हिस्से की पसंद बीजेपी रही है। ऐसे में बीजेपी इन वर्गों को अपने साथ बनाए रखने के साथ ही इस वोट बैंक को भी बढ़ाने की कोशिश में शिद्दत से जुटी है। अब सवाल ये भी कि अब तक के टिकट बंटवारे में बीजेपी और कांग्रेस ने कितने ओबीसी, एससी और एसटी को उम्मीदवार बनाया है, इसका अंकगणित देखना बहुत जरूरी है। 25 अप्रैल तक जारी उम्मीदवारों की सूची के मुताबिक बीजेपी ने 432 उम्मीदवारों में 117 यानी 27%, ओबीसी 75 यानी 17%, एससी और एसटी यानी 10% एसटी नेताओं को टिकट दिया है। एससी और 44 यानी 10% एसटी नेताओं को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने 294 उम्मीदवारों में से 73 यानी 25% ओबीसी, 47 यानी 16% एससी और 41 यानी 14% एसटी को टिकट दिया है।